है भाई, एक्सेप्शन है, ठीक है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरीज ऑल्दो दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए भाई, जो जज होते हैं कोर्ट के, है ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, सिविल कोर्ट, जहाँ के भी जज हैं वो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो जज हैं, उनको इंडिपेंडेंट डिसीजंस देने होते हैं, है ना। उनको डिसीजन देना होता है, कोई भी केस आए, है ना, और वो डिसीजन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें स्वतंत्र रखा गया है ना। मतलब अगर यदि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुए, है ना, या कहीं के भी एम्प्लॉय हुए, तो उनका एम्प्लॉयर सैलरी के नाम पर उन पर प्रेशर डाल सकता है या नहीं, कि भैया ये वाला कोर्ट का डिसीजन ऐसा देना, नहीं तो आपकी सैलरी रोक दूंगा। इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। तो इस वजह से जो जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, न गवर्नमेंट के, न किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो इनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है गवर्नमेंट और जजेस के बीच में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट एक एक्सेप्शन बनाया, है ना। उसने एक्सेप्शन में क्या लिखा कि जो जजेस होंगे उनको जो सैलरी दी जाएगी, भले वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, बावजूद इसके उनको दी जाने वाली सैलरी इनकम अंडर हेड सैलरी में आएगी। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? सर कौन से हेड में आएगी? सैलरी में, सैलरी में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जज और गवर्नमेंट के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। बावजूद इसके इनकम टैक्स ने एक्सेप्शन डाल दिया है कि भले ही जज और गवर्नमेंट के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी इसे सैलरी हेड में रखा जाए, ठीक है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में ही बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, है ना। ये लड़ाई क्यों चल रही है ना, कि सैलरी हेड में रखना है या नहीं रखना है ना। ये क्यों? क्योंकि जो सैलरी हेड होता है ना, इसमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, जिससे आपको टैक्स में छूट मिलती है ना। इस वजह से लोग जितना इस वजह से ही लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उनकी इनकम सैलरी हेड में दिखाई जाए। आई बात समझ में? तो ये एक एक्सेप्शन है। अब प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी इनकम सेक्शन 9, है ना जी, ये हमको पढ़ना है। प्लेस ऑफ अप्रूवल, प्लेस ऑफ अप्रूवल में क्या बताया है, सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ द सेम इज पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। क्या बोला? एक्रू और अराइज कब होगा सैलरी? जब वो इंडिया में ही रेंडर किया गया है ना, एम्प्लॉय ने जो सर्विस दी है वो इंडिया में ही दी है, तो वो एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी। सर्विस इंडिया में कर रहा है ना, तो जो पेमेंट रिसीव्ड इन फॉरेन सैलरी टैक्सेबल इन इंडिया होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है ना, वो इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको जो सैलरी रिसीव हो रही है वो फॉरेन करेंसी में हो रही है, ठीक है। मान लीजिए गूगल की एक कंपनी है, गूगल कंपनी है, गूगल ने इंडिया में अपना हेड ऑफिस खोल के रखा है ना, और एक व्यक्ति उस हेड ऑफिस में काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? इंडिया के हेड ऑफिस में काम कर रहा है। उसे जो सैलरी मिलती है वो डॉलर्स में मिलती है ना, फॉरेन करेंसी में मिल रही है ना, या उसके फॉरेन के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है। लेकिन क्योंकि वो काम इंडिया में रहकर कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी है वो कहाँ की सैलरी कहलाएगी?
इंडियन सैलरी इनकम कहलाएगी, है ना। एक्रू और अराइज इंडिया में हुआ ये कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, सर्विस इंडिया में किया। ठीक है, एक पर्सन था, उसने अपना सर्विस इंडिया में दिया, अब उसका रिटायरमेंट हो गया, है ना। रिटायरमेंट हो जाने के बाद वह व्यक्ति कहाँ चले गया, फॉरेन में सेटल हो गया, है ना। तो फॉरेन में सेटल हो जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट उसे क्या दे रही है भाई, पेंशन दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट क्या दे रही है उसे, पेंशन दे रही है। तो क्या इस पेंशन को सैलरी इनकम माना जाएगा? तो इनकम टैक्स बोलता है हाँ, इस पेंशन को सैलरी इनकम। क्यों? क्योंकि उसने सर्विस दी है इंडिया में, और वो सर्विस हाँ, उसने सर्विस दी है इंडिया में, और उस सर्विस के बिहाफ में ही उसे पेंशन दिया जा रहा है ना। उस सर्विस के बिहाफ में ही उस व्यक्ति को पेंशन दिया जा रहा है। तो वो जो पेंशन मिलेगा व्यक्ति को, भले ही फॉरेन में मिल रहा है, फॉरेन में जाकर के सेटल हो गया, भले ही फॉरेन में मिल रहा है, मगर वो क्या कहलाएगा, सैलरी अंडर वो अंडर हेड सैलरी में आएगा पेंशन। ठीक है, एक्सेप्शन, अब इससे कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू government employee, citizen of India for services rendered outside India is deemed to be accrue or arise in India। देखिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो फॉरेन में जाकर के काम कर रहे हैं, है ना। फॉरेन में जैसे एम्बेसी वगैरह होती है ना, तो फॉरेन में जाकर के काम कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी रिसीव होगी वो भले बाहर रिसीव हो रही है, लेकिन है तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट के लिए जाकर के फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जो सैलरी मिलेगी वो डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी। और क्योंकि डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी, इसका मतलब क्या है कि वो इंडियन इनकम है ना। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट सैलरी एक्रू और अराइज वेयर सर्विसेज आर रेंडर, है ना। सर्विसेज कहाँ दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है फॉरेन में जाकर के, लेकिन इनकम टैक्स ने इसे एक्सेप्शन में डाल करके रखा है। ठीक है जी। यस अलाउंसेस एंड सर। परक्यूसिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जब हम अलाउंसेस और परक्यूसिट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो फॉरेन में काम करते हैं उनको जो अलाउंसेस और परक्यूसिट्स मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस परक्यूसिट क्या है हम धीरे से आगे में पढ़ेंगे। अब देखिए अगला दिया हुआ है सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर्मर एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर पेड और नॉट। चार्जिंग सेक्शन कौन है बताया था, चार्जिंग सेक्शन दरबान है ना। आपको 5 कमरे मान के चलो, है ना। इनकम टैक्स एक्ट के जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उनको 5 कमरे मान के चलो, है ना। उन 5 कमरों के दरवाजे में एक दरबान बैठा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। ये चार्जिंग सेक्शन बताता है कि कौन सी इनकम उस दरवाजे के अंदर आ सकती है, कौन सी इनकम उस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकती। तो पहला क्या है, सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15, वो बताता है कि सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, है ना, जहाँ पर अब यदि आप काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयर से। फॉर्मर एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर का मतलब क्या है कि आप पिछली जॉब जो कर रहे थे उस एम्प्लॉयर से प्रीवियस ईयर में, चाहे आपको वो सैलरी रिसीव हुई है या नहीं हुई है। पेड और नॉट का मतलब आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ड्यू हो चुकी है, तो वो सैलरी जो आपको रिसीव होगी वो अंडर हेड सैलरी में आएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, सैलरी पेड इन प्रीवियस ईयर बाय एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू एडवांस सैलरी। सैलरी ड्यू का मतलब क्या होता है ये बताइए।
जैसे सर आप ड्यू है यदि, मतलब बाकी है, हाँ ड्यू है हम्म, मतलब मिला हो गया, नहीं। हाँ मिला नहीं है, मिला नहीं। अब मिलना तय हो गया। मिलना तय हो जाना सैलरी ड्यू कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, है ना, आपने, अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई, अभी चल रहा है जुलाई। ठीक है, जुलाई। आप पूरी जुलाई काम करेंगे, जुलाई 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, अब आप अपने, जैसे आज कौन सी तारीख है भाई, 29 तारीख, है ना, आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाओगे, बोलोगे मालिक सैलरी दे दो, दे देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, भाई सैलरी ड्यू तो होने दो, है ना। इसका मतलब क्या है, सैलरी ड्यू कब होगी, 31 जुलाई को ड्यू होगी सैलरी। पूरे महीने की सैलरी आपको महीने के आखिरी दिन या अगले महीने के पहले सप्ताह तक मिलेगी। बात आ रही है समझ में? ड्यू होने का मतलब क्या है, पूर्णा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना पूर के, वही ला ड्यू कथे इनकम टैक्स। ड्यू मतलब कि अब आपके पास सैलरी रिसीव करने का अधिकार आ गया है। अधिकार कब आएगा, महीना खत्म होने के आखिरी दिन में या अगले महीने के पहले सप्ताह तक लगभग, जनरली। ठीक है, तो सैलरी ड्यू हो जाना ये है। तो आपको आपके एम्प्लॉयर ने वो सैलरी दे दी जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई है। मतलब मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि साहब मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आप अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस में मेरे को दे दो। आपका एम्प्लॉयर दयावान था, है ना, दानवीर कर्ण था, तो वो क्या बोला, ठीक है ले जा, तू भी क्या याद रखेगा, जी ले अपनी ज़िंदगी, अगले 2 महीने की सैलरी तुमको एडवांस में दे दिया। क्या वो सैलरी, अगला 2 महीना कौन कौन सा, अगस्त और सितंबर, वो दोनों महीने की सैलरी आपको जुलाई में ही मिल गई। क्या वो सैलरी ड्यू हुई है अभी तक, ड्यू हुई नो है क्या सर। बताइए? अभी तक ड्यू नहीं हुई है। क्यों ड्यू नहीं हुई है, क्योंकि महीना खत्म ही नहीं हुआ, आपने उस सैलरी के लिए काम ही नहीं किया है। तो क्योंकि काम ही नहीं किया है, क्योंकि वो महीना आया ही नहीं है, वो सैलरी ड्यू ही नहीं हुई है। तो इस तरह की सैलरी यदि आपको रिसीव हो जाती है ना, तो वो भी प्रीवियस ईयर की सैलरी में काउंट की जाएगी, है ना। अगला पॉइंट नंबर सी, एरियर सैलरी पेड allowed in previous year by employer, former employer, if not charged to income tax in earlier year। अब ये क्या होता है, कुछ समझ में आया पॉइंट नंबर सी? नो सर। नो सर। कभी ये सुने हो फिफ्थ के पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग का सैलरी यस बढ़ सर, गया है, यस। सुने हो? हाँ सुने सर। यस। यस सर। वो क्या होता है, देखो एरियर सैलरी क्या होता है कि हो सकता है गवर्नमेंट या हो सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपकी जो सैलरी थी उसको बढ़ा रहा है ना, प्रोस्पेक्टिव नहीं, पुराने समय से, है ना। जैसे आपका अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2021, है ना। आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, कब से, पिछले 5 सालों से अभी तक, है ना, पिछले 5 सालों से अभी तक की तुम्हारी सैलरी 10-10% में बढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोलता है ना। तो ये जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी पिछले 5 सालों की आपको इस साल रिसीव होगी, है ना, तो वो कैसी सैलरी कहलाएगी, एरियर सैलरी कहलाएगी। ठीक है जी, ये एरियर सैलरी कहलाएगी। और क्योंकि ये उस समय ड्यू ही नहीं हुई थी, है ना, उस समय ड्यू कैसे होगा, बढ़ा कब रहा है, 10%, आज बढ़ा रहा है कि नहीं। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, वो बोला कि पिछले 5 सालों में 10-10% बढ़ा के इस साल तेरे को दे दूंगा। तो पिछले 5 सालों में तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए थी, है ना, तो उस समय तो 1 लाख के ऊपर आपने टैक्स दे दिया होगा, 1 लाख की सैलरी के ऊपर। लेकिन अब इस साल आपको क्या पता चला कि आपके पिछले 5 साल की सैलरी में 10-10% बढ़ गया, मतलब 10-10 हज़ार रुपये बढ़ गया। तो पिछले 5 साल का 50 हज़ार रुपये जो बढ़ा हुआ है, वो कब मिल रहा है, इस साल मिल रहा है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या ये 50 हज़ार रुपये अभी तक ड्यू हुआ होगा, नहीं, 50 हज़ा
नहीं हुआ होगा, क्योंकि बढ़ाया तो इसी साल ना, पिछले सालों में तो पता ही नहीं था कि बढ़ेगा, तो ड्यू तो हुआ नहीं। ना ही इस पर इनकम टैक्स लगा होगा, है ना। क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि उस समय तो ये बढ़ा ही नहीं था और उस समय रिसीव भी नहीं हुआ था। बढ़ा कब? इस साल। रिसीव कब हो रहा है? इस साल या अगले साल, जब भी, है ना। तो इस तरह की जो एरियर सैलरी होती है वो भी आपके प्रीवियस ईयर में सैलरी हेड के अंदर में आएगी, है ना। तो मतलब ये तीनों पॉइंट को पढ़ के हम क्या बोल सकते हैं? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। देखो, पहला पॉइंट ड्यू के लिए, जैसे ही ड्यू हो गया, भले पेमेंट रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, सैलरी में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपको रिसीव पहले हो गया है, ड्यू हुआ ही नहीं है, तो भी सैलरी हेड में आ जाएगा प्रीवियस ईयर में। तीसरा, एरियर सैलरी, भले ड्यू नहीं हुआ था, इनकम टैक्स उस पर नहीं लगा था, लेकिन आपकी सैलरी हेड में आ जाएगा। तो मतलब इन तीनों को पढ़ के एक समरी आप निकाल सकते हो कि सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू या रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आई बात समझ में? आई या नहीं आई जी? बोलो। यस सर सर। हाँ, अब आगे देखते हैं ग्रेड पे सिस्टम, है ना। आगे हम देखते हैं ग्रेड पे सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं एक फाइल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे? उसमें लिखा होता है, सैलरी थोड़ा अजीब टाइप से लिखा होता है, 20,000, फिर डैश करके 400, फिर डैश करके 30,000, इस तरह से कुछ लिखा होता है। यस सर। कभी देखे हो? हाँ, वो यस क्या सर। होता है, हाँ उसको सर कहा देखो। जाता है ग्रेड पे। हाँ, उसे क्या कहा जाता है? ग्रेड पे। कभी सोचे हो वो ग्रेड पे क्या होता है? आज हम जानेंगे कि वो नो ग्रेड सर। पे क्या, हाँ, आज हम देखेंगे कि वो ग्रेड पे क्या होता है ना, और वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ। कहाँ गया भाई हमारा पीडीएफ? सर आपका माइक म्यूट हो गया है। समवन इन मीटिंग म्यूटेड यू। मेरे को कोई कोई म्यूट कर देता है, ऐसा मत यस सर, कीजिए। मेरे को सर भी मेरे दो को तीन बार हुआ। मेरे को भी कोई बात। सैलरी अंडर ग्रेड पे सिस्टम। अब ये क्या होता है? देखिए, सैलरी यदि लिखा हुआ है इस तरह से, 12,000 डैश 13,800 डैश 400 डैश 17,800, इसका क्या मतलब है? ये 12,000 जो है ना, वो बेसिक सैलरी है। ठीक है जी। अब बेसिक सैलरी के बाद हर साल आपकी सैलरी 300-300 रुपये बढ़ती जाएगी, जब तक आपका ये 12,000 का बेसिक 13,800 नहीं हो जाता। आ रही है बात समझ में? मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जॉब में गए, ठीक है। तो 20-21 में आपको सैलरी पूरे 12 महीना कितना कितना रुपए मिलेगा भाई? 12,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। फिर एक साल खत्म हो गया, फिर अगला साल आया 21-22, है ना। अगले साल आपकी सैलरी कितनी होगी पता है? 12,000 प्लस 300, 12,300 हो जाएगी, ठीक है। फिर 21-22 में आपको पूरे साल 12,300 मिलेगा। फिर 22-23 जैसे ही आएगा तीसरा साल, तो अब क्या हो? सर आप म्यूट हो गए फिर से। सर नहीं सर, सर म्यूट नहीं हुए हैं। इस तरह से सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी,
हाँ हाँ, वो कॉल आ गया था तो होल्ड में चले गया था। हाँ, तो इस तरह से हर साल आपकी सैलरी 300 रुपये बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक आपकी सैलरी 12,000 से 13,800 नहीं हो जाती। तो बताइए कितने साल लगेंगे 13,800 होने में? बताइए 13,800 होने में कितने साल लगेंगे? कोई बता सकता है? बोलो। सर 6 साल। सर 6 साल हाँ लगेंगे। हाँ, 6 साल लगेगा। कैसे निकाले? 13,800 में 12,000 माइनस कर दिए, यस कितना सर। आया? 1800, 1600 1800। है ना? 1800 1800। और हर साल कितना बढ़ रहा है? 300। 300। तो 1800 बटे 300। 300 मतलब 6 साल। 6 साल लग जाएंगे आपकी सैलरी 12,000 से 13,800 हर साल 300 बढ़ा के। अब जैसे ही 13,800 हो जाएगा, उसके बाद से आपकी सैलरी हर साल कितने रुपए से बढ़ेगी भाई? 400 कितना साल। लिखा है यहाँ? 400 रुपए से 400। बढ़ेगी, है ना? तो ये 400 रुपए से आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 17,800 तक जाएगी। तो ये होता है ग्रेड पे सिस्टम। आई बात समझ में? यस ठीक ब्रो। है, तो यस सर। अब कभी भी Yes, ऐसा देखोगे तो understand. समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी भी किसी को Yes, कुछ sir. डाउट है ग्रेड पे में? नहीं है? Sir, एक बार फिर से नो सर। समझाना। सर एक बार फिर से सर, नहीं नहीं। हाँ, चलिए देखिए। ग्रेड पे में क्या होता है? ग्रेड पे में होता है आपकी बेसिक सैलरी में हर साल कुछ इंक्रीमेंट किया जाता है ना? तो जैसे आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 12,000 दी हुई है, इस 12,000 में 300 रुपये जुड़ता जाएगा। कब तक जुड़ता जाएगा? जब तक ये 12,000 13,800 नहीं बन जाता। जब तक ये 12,000 रुपये 13,800 रुपये नहीं बन जाता, तब तक ये 300 रुपये जुड़ता जाएगा, है ना? तो कितने सालों तक जुड़ेगा? 6 सालों तक ये 300 रुपये जुड़ेगा, तब जा कर के आपका 13,800 हो जाएगा। मतलब पहले साल आपको 12,000 मिलेगा, दूसरे साल 12,300 मिलेगा, तीसरे साल 12,600 मिलेगा। ऐसे करके हर साल 300 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब 13,000 के बाद भी और ग्रेड पे यदि दिया है, 13,800 के बाद 400 रुपये ग्रेड पे दिया है, कब तक? 17,800 तक। तो मतलब क्या है कि 13,800 जिस साल हुआ उसके बाद फिर 400 रुपये जुड़ जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 13,800 प्लस 400, 14,200, है ना? फिर एक साल और ख़त्म होगा तो फिर 400 रुपये जुड़ जाएगा, 14,600। इस तरह से हर साल 400 रुपये जुड़ते जाएगा। कब तक? जब तक आपकी बेसिक सैलरी 17,800 नहीं हो जाती। तो ये जो डैश के बाद दिया होता है, ये होता है आपका ग्रेड में इंक्रीज। कितना कितना हर साल इंक्रीज होते के आपको सैलरी मिलेगी। आई बात समझ में? पर एनम इंक्रीमेंट होता है ये, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? पर एनम इंक्रीमेंट। हर साल आपका कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए, सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? जो सैलरी बनकर आती है ना, आप सुने होंगे एक पर्सन की सैलरी मान लो 50,000, तो वो 50,000 अलग अलग भागों में डिवाइडेड होता है ना? ऐसा नहीं है कि सीधा एक साथ 50,000। सैलरी के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है? एक सैलरी ऐसी होती है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक सैलरी ऐसी होती है जो कंसोलिडेटेड होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, सीधा सीधा एक मुश्त हाथ में दे देते हैं। तो जनरली जो सैलरी दी जाती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम एक बार देखें। क्या क्या है दिया हुआ है? बेसिक सैलरी सबसे पहला होता है, बेसिक सैलरी, है ना? बेसिक सैलरी में जुड़ता है डियरनेस अलाउंसेस। एक और चीज़ जुड़ता है यहाँ पे, डीए, है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है जी? डियरनेस अलाउंसेस क्यों दिया जाता है? इसका हिंदी नाम होता है महंगाई भत्ता।
क्या होता है, महंगाई भत्ता हर साल इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो उसी Yes, महंगाई sir. को, बढ़ती सर। हाँ, तो उसी महंगाई को कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है ना। बेसिक सैलरी के साथ क्या दिया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है। तो मान लीजिए आपकी सैलरी, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बनाता जाता हूँ, आपकी सैलरी है बेसिक 12,000, कितनी है, बेसिक सैलरी आपकी है 12,000। अब 12,000 में आपका एम्प्लॉयर आपको 6,000 रुपये क्या देता है, डियरनेस अलाउंसेस देता है। ठीक है, कि महंगाई बढ़ रही है भैया, तो इसको डियरनेस अलाउंसेस दे देते हैं, तो ये 6,000 रुपये का डियरनेस अलाउंसेस आपको मिला। और क्या मिलता है, परक्यूसिट्स होते हैं, सॉरी अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, अलाउंसेस का मतलब होता है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स या मॉनिटरी बेनिफिट्स, Benefits. है ना। अलाउंसेस का मतलब होता है बेनिफिट्स। जैसे आपका एम्प्लॉयर Health. आपको क्या देता, पैसा दिया किस चीज़ के लिए, आपके ट्रैवलिंग के लिए, है ना। आप घर से आना जाना कर रहे हो, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, तो आपका एम्प्लॉयर आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको देता है ना, ताकि आपका खर्चा कम हो। ठीक, आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस देता है, आप किराए के घर में रहते हैं, तो इस वजह से वो आपको क्या दे देता है, हाउस रेंट अलाउंसेस देता है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे देता है ताकि आप अपने घर का किराया भर सको। ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ देता है, उसे अलाउंसेस कहा जाता है। ठीक है, वो टिफिन वगैरह के लिए पैसा देता है, खाने के लिए पैसा देता है, कन्वेंस देता है, ट्रैवलिंग का देता है, बहुत सारे अलाउंसेस हम पढ़ेंगे, है ना। और क्या मिलता है आपको सैलरी के रूप में, परक्यूसिट्स मिलते हैं। परक्यूसिट्स मतलब जनरली ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, कार दे रहा है ना, आपको कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको लैपटॉप दे रहा है, आपको मोबाइल दे रहा है ना, आपके घर के काम करने के लिए आपको नौकर दे रहा है ना, आपके घर में गैस जलाने के लिए आपको सिलेंडर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आपको पैसा नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा आपको, कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो परक्यूसिट कहलाता है। ठीक, ये भी सैलरी का हिस्सा होता है। अब और क्या होता है भाई, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, है ना। आपका एम्प्लॉयर हो सकता है आपको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा बांट कर दे, है ना, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कहलाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप रिटायर होंगे उसके लिए आज से कुछ कुछ हिस्सा आपके खातों में डालता है ना, प्रोविडेंट फंड के खाते में डालता है, सुपर एनुएशन फंड होता है वहाँ डालता है ना, पेंशन फंड हो गया वहाँ आपके लिए पैसा डाल करके रखता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बनती हैं, आपकी सैलरी बनती है, और उसे क्या सैलरी कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रॉस सैलरी। क्या कहा जाता है, ग्रॉस सैलरी। और इसी ग्रॉस सैलरी में आपको फिर क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 सैलरी हेड का, फिर उसके बाद 80C। Sir, deduction, standard deduction, ना 50,000. हाँ, 16 में हम कल पढ़ेंगे, ये 3 तरह के डिडक्शन हमको मिलेंगे, है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए, और एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं वो, है ना, ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया है, दीप्तांशु सर की भी क्लास है ना, तो आज जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, है ना। चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा, बुक से एक बार चार्जिंग सेक्शन पढ़ के देखिएगा, ये उसकी समरी है, बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है और यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख करके रखा है। ग्रेड पे को एक बार देखिएगा, है ना, और ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो हमारी सैलरी होती है उसमें जनरली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, Yes, sir. मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, आज बहुत कम बच्चे आए हैं। सर तो रोज ही कम आते हैं। नहीं, आज 16 है।
एक मिनट, जीतांशु सर का ही कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर।